हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब 106 और ट्रूथ। गोली की आवाज़ सुनते ही शौर्य का दिल बहुत तेजी से धड़क उठता है। जैसे वह सामने देखता है उसके चेहरे पर एक राहत दिखती है। अव्यान ने गोली चलाई थी पर कहीं और स्पृहा ने आंखें बंद करके रखी थी और उसके बंद आंखों से ही आंसू बह रहे थे। अव्यान अब शौर्य की ओर आता है। अव्यान शौर्य के पास खड़ा होकर उसे गुस्से से घूरता है। शौर्य की नज़र तो बस स्पृहा पर थी। वह बस स्पृहा के दर्द को आंसू के सहारे बहते हुए देख रहा था। आदित्य भी अब वहां पहुंच जाता है। आदित्य शौर्य को देखते हुए कहता है, विश्वास नहीं होता जिस बच्चे के लिए रुखसार ने इतना कुछ सहा, उसी ने उसे और उसके परिवार को इतना गलत समझा। दूसरों की बात में आकर तुमने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। शौर्य के कान खुले थे पर नज़र सिर्फ स्पृहा पर थी। आदित्य आगे कहता है, जिस पल मैंने ये जाना कि तुम ही वो हो जिसने दुश्मनों का साथ दिया पूरे सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए, तो मेरा मन किया कि मैं तुम्हें उसी पल मार दूं। लेकिन सौरभ ने मुझे मना किया कि मैं तुम्हें न मारूं क्योंकि रुखसार की आखिरी निशानी को वह खोना नहीं चाहता था। आदित्य को शौर्य पर इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। असल में जब शौर्य करीब 7-8 साल का था तभी से उसे रुखसार के खिलाफ भड़काया जा रहा था। उसे ये बताया गया कि रुखसार ने मानव को चिट किया है। सौरभ के साथ रहने के लिए रुखसार ने मानव को मरवा दिया। शौर्य भी एक ऐसे जाल में फंस गया कि वह रुखसार के साथ साथ अपने पूरे परिवार से नफरत करने लगा। आदित्य की सिक्योरिटी उस वक्त बहुत टाइट थी, लेकिन शौर्य के कारण वो बॉम्ब वाला केक अंदर तक पहुंच गया। उसी ने वो केक अंदर तक पहुंचाया था। केक अंदर जाते ही शौर्य सिंघानिया विला से दूर चला गया। ज्यादा रात नहीं हुई थी, बस शाम ही थी। अरुणी देवी, पृथ्वीराज, अनुराग, रोहन, स्वरा और भी बच्चे थे जो विला की दूसरी साइड में खेल रहे थे। विशाखा और प्रीत विला से बाहर निकलकर सभी के लिए खाने का लेकर आई। प्रीत के पीछे पीछे अर्जुन भी आ गया था। अनुराग सबको देखता है। सपना को न पाकर वह स्वरा से कहता है, स्वरा सपना को भी बुला लाओ ना, क्या कर रही है अंदर। स्वरा एक पल अंदर देखते हुए कहती है, मैंने तो उनसे कहा था कि बाहर आएं, शायद मेहमानों में फंस गई होगी, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। कहते ही स्वरा अंदर जाती है। स्वरा के जाने के कुछ वक्त बाद ही सपना बाहर आती है। सपना के बाहर आते ही बाहर से दौड़ते हुए एक औरत और शिवा आते हैं। वह औरत शिवा की माँ ही थी। वह दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। शिवा की माँ घबराहट से चिल्लाते हुए कहती है, सब विला से निकल जाए, यहाँ बहुत जल्द सब सर्वनाश होने वाला है। कोई भी शिवा की माँ की बात समझ नहीं पाता। पृथ्वीराज एकदम से पूछते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप, हुआ क्या है। पृथ्वीराज के पूछते ही शिवा की मां घबराई हुई कहती है, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि। इतना बोलते ही वह रुक जाती है। उसे इतना घबराया हुआ देख अब सभी को भी एक अनहोनी सा लगता है। अरुणी देवी उसकी अधूरी बात को सुनकर पूछती है कि क्या। सभी लोग गंभीरता से शिवा की मां को देखते हैं। शिवा की मां उन सबको बताती है कि केक में बॉम्ब रखा गया है। शिवा की मां ने ये सुना तो था पर उसे सिंघानिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था और इतने सारे लोगों को देखकर उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उन्हें रोकने की। उसे ये भी नहीं पता था कि शिवा का सिंघानिया के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है। पर जब घर आकर शिवा को रेडी होता हुआ देखी तो उसने विस्तार से उसे पूछी कि वह कहाँ जा रहा है। जब उसे यह एहसास हुआ कि शिवा उसी घर में जा रहा है जहां आज मौत का आगमन होने वाला है तो वह तुरंत शिवा को लेकर यहाँ आ जाती है। शिवा की माँ की बात जैसे ही सब सुनते हैं तो सभी घबरा से जाते हैं। वंश और रूमानी अंदर से बहस करते हुए आ रहे थे। अर्जुन, अनुराग और रूहान सबकी जान बचाने के लिए दौड़कर अंदर जाने लगते हैं। वह अंदर पहुंच पाते उससे पहले सिंघानिया विला ब्लास्ट हो जाता है। वंश और रूमानी थोड़े पास होने के कारण झुलस जाते हैं। रूहान के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है और वो है अनुराग का स्वरा को अंदर भेजना। स्वरा अंदर है ये सोचकर रूहान आगे दौड़कर जोर से चिल्लाता है। सोना रूहान को अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उसे बस स्वरा और स्वरा के पेट का बच्चा याद आ रहा था। रूहान को ऐसा देखकर अर्जुन और अनुराग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। रूहान दोनों की पकड़ से छटपाता हुआ बस स्वरा को बुलाए ही जा रहा था। अरुणी देवी का तो एकदम से कदम ही लड़खड़ा जाता है। वह घर जिसमें उसके पति के साथ अपने बच्चों और पोतों पोतियों वक्त तब बिताई थी, वह घर आज आग के लपटों में आ चुका था। उसके साथ उसने अपने छोटे बेटे और बहुत से सदस्य को खो दिया था। बस इतना ही नहीं था, अब वहां रुद्रांश के बॉडीगार्ड ने हमला भी बोल दिया था। विला के आगे हिस्से पर आदित्य, सौरभ, आव्या और स्वर्णा थे तो वहीं पिछले हिस्से पर अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा, अर्जुन, प्रीत, अनुराग, सपना, रोहन, वंश, रूमानी और कुछ बच्चे थे। किसी तरह से बचकर वह सब वहां से चले गए। रोहन को ले जाया जा रहा था पर वह जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
उसे संभालना अर्जुन और अनुराग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वह उसे जबरदस्ती ले ही गए। शौर्य का चेहरा देखते हुए आदित्य का इस वक्त खून खौल रहा था। शौर्य अब तक चुपचाप स्पृहा को देखे ही जा रहा था, तभी अचानक वह गुस्से से चिल्लाता है, हाँ मैंने ही किया ये सब, मैंने ही सिंघानिया परिवार को धोखा दिया, क्योंकि वो मेरा परिवार नहीं है। पहले मेरे पापा को मारा और अब मेरी बीवी के जान के दुश्मन बने फिर रहे हो। इतना कहते ही वह आदित्य को देखकर आगे कहता है, आप ही थे न वो जिन्होंने मेरे पापा को मारा है, बस इसलिए क्योंकि आपका दोस्त मेरी माँ से प्यार करता था और आपको उन्हें मिलाना था। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी माँ कैसी औरत थी जो पति के होते हुए पति ढूंढ रही थी, वो एक बदचलन उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इसके आगे शौर्य कुछ कहता, आदित्य गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारता है। शौर्य का चेहरा एक ओर झुक जाता है। आदित्य शौर्य को देखकर दांत बिचते हुए कहता है, दूसरे के भड़कावे में आकर अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठाया तुमने, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए। शौर्य सर उठाकर आदित्य को मुस्कुराते हुए कहता है, गलत क्या कहा मैंने? अगर वो सही थी और सच में मेरे पापा से प्यार करती थी तो उनके मरने के बाद उन्होंने क्यों सौरभ ठाकुर से शादी कर ली? पापा के मरने के बाद क्या उनका प्यार भी मर गया? बोलते हुए शौर्य के चेहरे पर गुस्सा दिखता है। अव्यान को शौर्य को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन तरस सा आ रहा था। शौर्य अव्यान से बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर भी उसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाला और इतना कुछ सहा, उस पर विश्वास करने के बजाय शौर्य ने दूसरे लोगों पर विश्वास किया। एक तरह से इसमें शौर्य की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह था तो छोटा बच्चा ही और ज्यादातर बच्चे लोगों की बातों पर आ ही जाते हैं। आदित्य शौर्य के गुस्से चेहरे को देखकर भड़क गया। आदित्य शौर्य के जबड़े को पकड़कर गुस्से से कहता है, प्यार मरा नहीं था तुम्हारे उस सुकौल बाप ने रुखसार के प्यार का ओ मार दिया था। रुखसार ने तुम्हारे बाप को नहीं, तुम्हारे उस सुकौल बाप ने रुखसार को धोखा दिया। तुम्हें पता भी है वह किस तरह से रुखसार को टॉर्चर करता था। कहते हुए आदित्य शौर्य के सामने सारी सच्चाई रख देता है। शौर्य सब कुछ सुनकर सुन्न रह जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट कर। आदित्य सिर्फ मुंह की बोली नहीं, उसे सारे सबूत भी दिखा रहा था, जिससे शौर्य को यकीन हो जाता है कि रुखसार के साथ कितना गलत हुआ है। शौर्य अपने ही नजरों में गिर चुका था। वह शर्म और गिल्ट से अपनी नजरें झुका लेता है। सच्चाई आने के बाद शौर्य न एक शब्द बोलता है और न एक नजर सर उठाकर किसी को देखता है। अनजाने में ही उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इस बात का पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब तक वहां एकदम शांति सी फैल जाती है। कुछ वक्त बाद सौरभ शौर्य के सामने खड़ा था। सौरभ शौर्य के झुके चेहरे को देखते हुए कहता है, सभी कह रहे थे रुखसा को कि गंदगी का खून गंदगी ही होगा, तुम्हें जब नम होने से पहले ही मार दें, लेकिन रुखसा को विश्वास था कि उसका बच्चा सही है और हमेशा सही ही होगा। अच्छा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वरना उसे कितनी तकलीफ होती ये जानकर कि उसके बच्चे ने दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही परिवार को मारने की कोशिश की। सौरभ की बात सुनते ही शौर्य के गिल्ट भरे इन आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसे अब रुखसार का इस दुनिया में न होना चुभ रहा था, दर्द दे रहा था। सौरभ आगे कहता है, बहुत मानता था मैं तुम्हें शौर्य, हमेशा खुद का बच्चा माना था तुम्हें। इतना कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूं, पर तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सौरभ के भी इस वक्त आंखों में नमी आ चुकी थी। वह तुरंत ही तेज कदमों से वहां से निकल जाता है और शौर्य वही वैसा का वैसा खड़ा रह जाता है। शौर्य को आदित्य जेल भिजवा देता है। शौर्य भी चुपचाप चला जाता है, शायद वह अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। आदित्य की नजर अब स्पृहा पर जाती है, जो सब कुछ सुनकर सर झुकाए हुए थी। आदित्य उसके पास जाकर खड़ा होता है और उससे कहता है, अब तुम किसी के कैद में नहीं हो, कुछ ही दिन में तुम्हारे घर डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। तुम अब अपने हिसाब से जिंदगी जी सकती हो, फुल और फ्रीडम। आदित्य इतना बोलकर रोनी को कुछ इशारा करता है। रोनी हाँ में सर हिला देता है। आदित्य और अव्यान अब वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही दीघा मुस्कुराते हुए स्पृहा को देखकर कहती है, काफी अच्छा एक्टिंग कर लेती हो। स्पृहा दीघा को देखती है। स्पृहा के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। दीघा अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, बाय द वे आई एम दीघा पटेल। स्पृहा उसके हाथ को देखती है, फिर उससे हाथ मिलाते हुए खोई हुई कहती है, स्पृहा शौर्य राठौर। स्पृहा का नाम सुन दीघा थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि स्पृहा ने खुद कहा था कि वह शौर्य से अलग होना चाहती है, और जब अब वह अलग हो चुकी है तब भी स्पृहा अपने नाम के साथ शौर्य के नाम को जोड़ रही थी। स्पृहा इस वक्त खोई हुई थी। वह इस वक्त क्या बोल रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। जब 107 रिपीट चैप्टर, सॉरी फॉर रिपीट चैप्टर, पेंसिव फेस फोल्डेड हैंड्स। गोली की आवाज सुनते ही शौर्य का दिल बहुत तेजी से धड़क उठता है।
जैसे वह सामने देखता है उसके चेहरे पर एक राहत दिखती है। अव्यान ने गोली चलाई थी पर कहीं और। स्पृहा ने आंखें बंद करके रखी थीं और उसके बंद आंखों से ही आंसू बह रहे थे। अव्यान अब शौर्य की ओर आता है। अव्यान शौर्य के पास खड़ा होकर उसे गुस्से से घूरता है। शौर्य की नज़र तो बस स्पृहा पर थी, वह बस स्पृहा के दर्द को आंसू के सहारे बहते हुए देख रहा था। आदित्य भी अब वहां पहुंच जाता है। आदित्य शौर्य को देखते हुए कहता है, विश्वास नहीं होता जिस बच्चे के लिए रुखसार ने इतना कुछ सहा, उसी ने उसे और उसके परिवार को इतना गलत समझा। दूसरों की बात में आकर तुमने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। शौर्य के कान खुले थे पर नज़र सिर्फ स्पृहा पर थी। आदित्य आगे कहता है, जिस पल मैंने ये जाना कि तुम ही वो हो जिसने दुश्मनों का साथ दिया पूरे सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए, तो मेरा मन किया कि मैं तुम्हें उसी पल मार दूं। लेकिन सौरभ ने मुझे मना किया कि मैं तुम्हें न मारूं क्योंकि रुखसार की आखिरी निशानी को वह खोना नहीं चाहता था। आदित्य को शौर्य पर इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। असल में जब शौर्य करीब 7-8 साल का था तभी से उसे रुखसार के खिलाफ भड़काया जा रहा था। उसे ये बताया गया कि रुखसार ने मानव को चिट किया है। सौरभ के साथ रहने के लिए रुखसार ने मानव को मरवा दिया। शौर्य भी एक ऐसे जाल में फंस गया कि वह रुखसार के साथ साथ अपने पूरे परिवार से नफरत करने लगा। आदित्य की सिक्योरिटी उस वक्त बहुत टाइट थी, लेकिन शौर्य के कारण वो बोम वाला केक अंदर तक पहुंच गया। उसी ने वो केक अंदर तक पहुंचाया था। केक अंदर जाते ही शौर्य सिंघानिया विला से दूर चला गया। ज्यादा रात नहीं हुई थी, बस शाम ही थी। अरुणी देवी, पृथ्वीराज, अनुराग, रूहान, स्वरा और भी बच्चे थे जो विला की दूसरी साइड में खेल रहे थे। विशाखा और प्रीत विला से बाहर निकलकर सभी के लिए खाने का लेकर आई। प्रीत के पीछे पीछे अर्जुन भी आ गया था। अनुराग सबको देखता है। सपना को न पाकर वह स्वरा से कहता है, स्वरा सपना को भी बुला लाओ ना, क्या कर रही है अंदर। स्वरा एक पल अंदर देखते हुए कहती है, मैंने तो उनसे कहा था कि बाहर आएं, शायद मेहमानों में फंस गई होगी, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। कहते ही स्वरा अंदर जाती है। स्वरा के जाने के कुछ वक्त बाद ही सपना बाहर आती है। सपना के बाहर आते ही बाहर से दौड़ते हुए एक औरत और शिवा आते हैं। वह औरत शिवा की माँ ही थी। वह दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। शिवा की माँ घबराहट से चिल्लाते हुए कहती है, सब विला से निकल जाए, यहाँ बहुत जल्द सब सर्वनाश होने वाला है। कोई भी शिवा की माँ की बात समझ नहीं पाता। पृथ्वीराज एकदम से पूछते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप, हुआ क्या है। पृथ्वीराज के पूछते ही शिवा की माँ घबराई हुई कहती है, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि। इतना बोलते ही वह रुक जाती है। उसे इतना घबराया हुआ देख अब सभी को भी एक अनहोनी सा लगता है। अरुणी देवी उसकी अधूरी बात को सुनकर पूछती है कि क्या। सभी लोग गंभीरता से शिवा की माँ को देखते हैं। शिवा की माँ उन सबको बताती है कि केक में बोम रखा गया है। शिवा की माँ ने ये सुना तो था पर उसे सिंघानिया के बारे में ज्यादा पता नहीं था और इतने सारे लोगों को देखकर उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उन्हें रोकने की। उसे ये भी नहीं पता था कि शिवा का सिंघानिया के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है। पर जब घर आकर शिवा को रेडी होता हुआ देखी तो उसने विस्तार से उसे पूछी कि वह कहाँ जा रहा है। जब उसे यह एहसास हुआ कि शिवा उसी घर में जा रहा है जहां आज मौत का आगमन होने वाला है तो वह तुरंत शिवा को लेकर यहां आ जाती है। शिवा की मां की बात जैसे ही सब सुनते हैं तो सभी घबरा से जाते हैं। वंश और रूमानी अंदर से बहस करते हुए आ रहे थे। अर्जुन, अनुराग और रूहान सबकी जान बचाने के लिए दौड़कर अंदर जाने लगते हैं। वह अंदर पहुंच पाते उससे पहले सिंघानिया विला ब्लास्ट हो जाता है। वंश और रूमानी थोड़े पास होने के कारण झुलस जाते हैं। रूहान के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है और वो है अनुराग का स्वरा को अंदर भेजना। स्वरा अंदर है ये सोचकर रूहान आगे दौड़कर जोर से चिल्लाता है। सोना रूहान को अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उसे बस स्वरा और स्वरा के पेट का बच्चा याद आ रहा था। रूहान को ऐसा देखकर अर्जुन और अनुराग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। रूहान दोनों की पकड़ से छटपाता हुआ बस स्वरा को बुलाए ही जा रहा था। अरुणी देवी का तो एकदम से कदम ही लड़खड़ा जाता है। वह घर जिसमें उसके पति के साथ अपने बच्चों और पोतों पोतियों वक्त तब बिताई थी, वह घर आज आग के लपटों में आ चुका था। उसके साथ उसने अपने छोटे बेटे और बहुत से सदस्य को खो दिया था। बस इतना ही नहीं था, अब वहां रुद्रांश के बॉडीगार्ड ने हमला भी बोल दिया था। विला के आगे हिस्से पर आदित्य, सौरभ, आव्या और स्वर्णा थे तो वहीं पिछले हिस्से पर अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा, अर्जुन, प्रीत, अनुराग, सपना, रूहान, वंश, रूमानी और कुछ बच्चे थे। किसी तरह से बचकर वह सब वहां से चले गए। रूहान को ले जाया जा रहा था पर वह जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे संभालना अर्जुन और अनुराग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वह उसे जबरदस्ती ले ही गए। शौर्य का चेहरा देखते हुए आदित्य का इस वक्त खून खौल रहा था। शौर्य अब तक चुपचाप स्पृहा को देखे ही जा रहा था, तभी अचानक वह गुस्से से चिल्लाता है,
हाँ, मैंने ही किया ये सब, मैंने ही सिंघानिया परिवार को धोखा दिया क्योंकि वो मेरा परिवार नहीं है। पहले मेरे पापा को मारा और अब मेरी बीवी के जान के दुश्मन बने फिर रहे हो। इतना कहते ही वह आदित्य को देखकर आगे कहता है, आप ही थे न वो जिन्होंने मेरे पापा को मारा है? बस इसलिए क्योंकि आपका दोस्त मेरी माँ से प्यार करता था और आपको उन्हें मिलाना था। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी माँ कैसी औरत थी जो पति के होते हुए पति ढूंढ रही थी, वो एक बदचलन उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इसके आगे शौर्य कुछ कहता, आदित्य गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारता है। शौर्य का चेहरा एक ओर झुक जाता है। आदित्य शौर्य को देखकर दांत बिछते हुए कहता है, दूसरे के भड़कावे में आकर अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठाया तुमने, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए। शौर्य सर उठाकर आदित्य को मुस्कुराते हुए कहता है, गलत क्या कहा मैंने? अगर वो सही थी और सच में मेरे पापा से प्यार करती थी तो उनके मरने के बाद उन्होंने क्यों सौरभ ठाकुर से शादी कर ली? पापा के मरने के बाद क्या उनका प्यार भी मर गया? बोलते हुए शौर्य के चेहरे पर गुस्सा दिखता है। अव्यान को शौर्य को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन तरस सा आ रहा था। शौर्य अव्यान से बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर भी उसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाला और इतना कुछ सहा, उस पर विश्वास करने के बजाय शौर्य ने दूसरे लोगों पर विश्वास किया। एक तरह से इसमें शौर्य की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वह था तो छोटा बच्चा ही और ज्यादातर बच्चे लोगों की बातों पर आ ही जाते हैं। आदित्य शौर्य के गुस्से चेहरे को देखकर भड़क गया। आदित्य शौर्य के जबड़े को पकड़कर गुस्से से कहता है, प्यार मरा नहीं था तुम्हारे उस सुकौल बाप ने रुखसार के प्यार का ओ मार दिया था। रुखसार ने तुम्हारे बाप को नहीं, तुम्हारे उस सुकौल बाप ने रुखसार को धोखा दिया। तुम्हें पता भी है वह किस तरह से रुखसार को टॉर्चर करता था। कहते हुए आदित्य शौर्य के सामने सारी सच्चाई रख देता है। शौर्य सब कुछ सुनकर सुन्न रह जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट कर आदित्य सिर्फ मुंह की बोली नहीं, उसे सारे सबूत भी दिखा रहा था जिससे शौर्य को यकीन हो जाता है कि रुखसार के साथ कितना गलत हुआ है। शौर्य अपने ही नजरों में गिर चुका था। वह शर्म और गिल्ट से अपनी नजरें झुका लेता है। सच्चाई आने के बाद शौर्य न एक शब्द बोलता है और न एक नजर सर उठाकर किसी को देखता है। अनजाने में ही उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इस बात का पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब तक वहां एकदम शांति सी फैल जाती है। कुछ वक्त बाद सौरभ शौर्य के सामने खड़ा था। सौरभ शौर्य के झुके चेहरे को देखते हुए कहता है, सभी कह रहे थे रुखसा को कि गंदगी का खून गंदगी ही होगा, तुम्हें जब नम होने से पहले ही मार दे। लेकिन रुखसा को विश्वास था कि उसका बच्चा सही है और हमेशा सही ही होगा। अच्छा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वरना उसे कितनी तकलीफ होती ये जानकर कि उसके बच्चे ने दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही परिवार को मारने की कोशिश की। सौरभ की बात सुनते ही शौर्य के गिल्ट भरे इन आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसे अब रुखसार का इस दुनिया में न होना चुभ रहा था, दर्द दे रहा था। सौरभ आगे कहता है, बहुत मानता था मैं तुम्हें शौर्य, हमेशा खुद का बच्चा माना था तुम्हें। इतना कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूं, पर तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सौरभ की भी इस वक्त आंखों में नमी आ चुकी थी। वो तुरंत ही तेज कदमों से वहां से निकल जाता है और शौर्य वही वैसा का वैसा खड़ा रह जाता है। शौर्य को आदित्य जेल भिजवा देता है। शौर्य भी चुपचाप चला जाता है, शायद वह अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। आदित्य की नजर अब स्पृहा पर जाती है जो सब कुछ सुनकर सर झुकाए हुए थी। आदित्य उसके पास जाकर खड़ा होता है और उससे कहता है, अब तुम किसी के कैद में नहीं हो, कुछ ही दिन में तुम्हारे घर डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। तुम अब अपने हिसाब से जिंदगी जी सकती हो, फुल और फ्रीडम। आदित्य इतना बोलकर रोनी को कुछ इशारा करता है। रोनी हाँ में सर हिला देता है। आदित्य और अव्यान अब वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही दीघा मुस्कुराते हुए स्पृहा को देखकर कहती है, काफी अच्छा एक्टिंग कर लेती हो। स्पृहा दीघा को देखती है। स्पृहा के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। दीघा अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, बाय द वे आई एम दीघा पटेल। स्पृहा उसके हाथ को देखती है, फिर उससे हाथ मिलाते हुए खोई हुई कहती है, स्पृहा सौर्य राठौर। स्पृहा का नाम सुन दीघा थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि स्पृहा ने खुद कहा था कि वह शौर्य से अलग होना चाहती है और जब अब वह अलग हो चुकी है तब भी स्पृहा अपने नाम के साथ शौर्य के नाम को जोड़ रही थी। स्पृहा इस वक्त खोई हुई थी। वह इस वक्त क्या बोल रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। जब 108 बर्थडे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। एक कमरे में स्वर्णा बैठी हुई थी। उसकी नज़र सामने की ओर थी। उसे इस वक्त बस उस दिन की याद आ रही थी कि किस तरह से उसे किसी ने अचानक ही बेहोश कर लिया। तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। स्वर्णा पीछे मुड़कर देखती है तो सामने अव्यान खड़ा था। अव्यान को देखते ही स्वर्णा नजरें झुका लेती है
किडनैपिंग के बाद सही वक्त पर आकर अव्यान ने स्वर्णा को बचा लिया था और एक घर में टाइट सिक्योरिटी में रख लिया था। स्वर्णा को इस वक्त अव्यान का गुस्सा याद आ रही थी, जो उसे डराने पर मजबूर कर रही थी। स्वर्णा धीरे धीरे कांप रही थी। अव्यान भी ये नोटिस कर पा रहा था। उसे इस बात से बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रही थी। अव्यान अपने कदम बढ़ाता हुआ स्वर्णा के पास जाने लगा। अव्यान को अपने करीब आता देख स्वर्णा और ज्यादा डरने लगी, पर वह वहीं वैसे ही खड़ी रही। अव्यान स्वर्णा के एकदम करीब आकर उसे देखता है। स्वर्णा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बच्चा। आवाज सुनते ही स्वर्णा झट से अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है। सामने रूहान खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त इमोशंस थे। वही स्वर्णा की नजरें जैसे ही रूहान पर जाती है, उसे एक पल के लिए सब कुछ एक सपना जैसा लगता है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि सामने खड़ा इंसान उसका पापा है। स्वर्णा बस एकटक उसे देखती रहती है। वहीं अपनी छोटी सी बेटी को इतना बड़ा देखकर रूहान की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ पल के लिए जैसे वहां एक शांति सी फैल जाती है, जब स्वर्णा को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि सामने सच में उसके पापा खड़े हैं। सच में उसकी मन्नत पूरी हो चुकी है। स्वर्णा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह तुरंत दौड़कर झट से रूहान के गले लगकर रोने लगती है। स्वर्णा के आंखों कब से गम में डूबे होने की वजह से गिर रहे थे। उसकी आवाज किसी छोटी बच्ची की तरह तेज थी। स्वर्णा सुबक सुबक कर रोते हुए रूहान को और ज्यादा टाइटली पकड़ लेती है, जैसे अगर वह थोड़ी सी भी ढीली पकड़ लेंगी तो रूहान उसे छोड़कर चला जाएगा। रूहान को भी आज एक राहत सी मिली थी अपनी बेटी से मिलकर। उसकी जो रोज दर्द से घुटती जिंदगी थी, आज वह दर्द कहीं गायब सा हो चुका था। स्वर्णा रोते हुए कहती है, डैडू रोज आप मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? रोज मेरे करीब आकर मुझसे दूर हो जाते हैं क्यों डैडू? मुझे आपकी बहुत याद आती है। स्वर्णा को हर रोज ही अपने सपने में रूहान और स्वरा दिखते थे। दोनों उसके करीब तो आते थे लेकिन पल भर में गायब भी हो जाते थे। रूहान को भी पता था कि स्वर्णा किस दर्द से गुजरी है। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप को खो देना, उससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। रूहान अपने आंसुओं को रोकते हुए स्वर्णा को संभालता है। वह स्वर्णा के बाल को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा। रूहान की बातों को सुनकर स्वर्णा को और ज्यादा रोने आ जाता है। इतने दिन से उसने जो दर्द अंदर दबाकर रखे थे, आज वह बाहर ला रही थी। काफी वक्त बीत के अव्यान अब कमरे से निकल चुका था। दोनों बाप बेटी का मिलन कमरे में चलता रहता है। काफी देर बाद रूहान स्वर्णा को अलग करके उसके आंसू को पोंछता है, फिर उसके माथे पर प्यार से किस कर लेता है। स्वर्णा भी अपने डैडू के गाल पर किस कर लेती है। स्वर्णा अब किसी को खोजते हुए कहती है, डैडू मिमी कहाँ है? स्वर्णा के जुबान से स्वरा का जिक्र होते ही रूहान का दर्द जैसे फिर एक बार लौट कर आता है। वह अपनी दर्द को संभालते हुए एक झटके से स्वर्णा को गले लगा लेता है। रूहान सच में इस वक्त टूटा हुआ था। वह जोर जोर से रोना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह अपने दर्द को स्वर्णा के सामने दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप ही टाइटली उसे हग कर लिया था। कुछ दिन बाद रात के 11:55 बजे थे। अव्यान समुद्र की उठती लहरों को बहुत ही गौर से देख रहा था। वह चुपचाप सा अकेला वहां बैठा हुआ था, तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। अव्यान को पता लग चुका था कि उसके पास रुद्र ही खड़ा है। रुद्र उसके पास आकर पत्थर पर बैठ जाता है। अव्यान अब भी सामने की ओर ही देख रहा था। रुद्र भी अव्यान को न देखकर सामने की ओर ही देख रहा था। रुद्र सामने देखते हुए पूछता है, क्या सोच रहे हो? अव्यान कुछ पल के लिए चुप ही रहता है। फिर जब बोलने को होता है तभी रुद्र अव्यान को देखकर कहता है, हैप्पी बर्थडे। अव्यान रुद्र को देखता है। अव्यान को ये याद ही नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। हर साल रुद्र ही विश करता था घर में, तो इस साल को सब एक मरण दिन की तरह मनाते थे, क्योंकि यही वक्त था जब सभी को तकलीफ मिली थी। अव्यान रुद्र को बस देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। रुद्र अव्यान की ओर एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है शायद तुम भूल चुके थे। बोलते ही रुद्र अव्यान को इशारे से बॉक्स लेने को कहता है। अव्यान कुछ पल बॉक्स को देखकर ले लेता है। अव्यान जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, उसे बॉक्स के अंदर से एक जोर का मुक्का अपने नाक पर पड़ता है। ये देखकर रुद्र की हंसी निकल जाती है। वह खुलकर काफी जोर जोर से हंसते हुआ पत्थर से हटकर खड़ा हो जाता है। रुद्र की हंसी इतनी प्यारी थी कि कोई भी लड़की एक पल में ही उससे फिदा हो जाए। इकलौता अव्यान ही था जिसके सामने रुद्र हंसता था। अव्यान अपनी जलती नजरों से रुद्र को बहुत बुरी तरह से घूरता है। उसकी नजर बहुत ज्यादा जानलेवा लग रही थी। वही रुद्र को तो बस इस वक्त बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वह हंस भी रहा था। अव्यान उस बॉक्स को नीचे पटक कर अपने जूते से मसलता है। रुद्र अव्यान की ओर उंगली करके हंसते हुए कहता है,
ओह गॉड यार तू कितना इनोसेंट है, बोलते ही वह जोर जोर से हंसने लगता है। अव्यान गुस्से से दांत भिजते हुए कहता है, अभी दिखाता हूँ मैं कितना इनोसेंट हूँ। इतना बोलते ही अव्यान रुद्र को पकड़ने के लिए दौड़ता है। रुद्र भी काफी ज्यादा फुर्ती से वहां से भागता है। उस रात के अंधेरे में रुद्र की हंसने की आवाज आ रही थी। दोनों में से कोई भी कम नहीं था, दोनों की ही रफ्तार बहुत ज्यादा थी। रुद्र और अव्यान इस वक्त रेत में भाग रहे थे। एक तरह से दोनों के बीच मस्ती हो रही थी। कुछ ही देर में अचानक ही अव्यान रुद्र को पकड़कर पटक देता है। रुद्र सीधे रेत में लेट जाता है। अव्यान रुद्र के ऊपर चढ़कर उसके चेहरे पर पंच मारता है। अव्यान ने रुद्र को 2 बार पंच मारी थी। रुद्र के गालों पर उसके निशान साफ दिख रहे थे। अव्यान रुद्र के गाल के निशान को देखकर कहता है, अब बोल मैं इनोसेंट हूँ। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखे अव्यान को घूरता है। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को घूरते हैं, फिर दोनों अचानक ही हंसने लगते हैं। अव्यान रुद्र के ऊपर से हटकर साइड में बैठ जाता है। रुद्र भी उठकर बैठ जाता है। अव्यान और रुद्र अब रेत पर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। रात के करीब 1 बजे अव्यान घर पहुंचता है। वह हॉल में पहुंचता है तो देखता है कोई सोफे पर लेटा था तो कोई जमीन पर। टेबल पर केक रखा हुआ था और सभी अव्यान का ही इंतजार करते करते सो चुके थे। एकलौता आदित्य था जिसकी आंखें खुली थी और वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। आदित्य लैपटॉप में ही बिजी हुआ कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अब तक कहाँ थे? अव्यान आदित्य के पास जाकर बैठता है और लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, पापा इतनी रात तक आपको काम नहीं करना चाहिए, आपकी आंखों के लिए सही नहीं है। आदित्य अव्यान को घूरता है क्योंकि अव्यान ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया था। आदित्य भौहें चढ़ाए कहता है, क्या तुम मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हो? आदित्य और अव्यान के बातचीत की आवाज सुनते ही आव्या कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आव्या अव्यान को जैसे ही देखती है उठकर सबको हिलाते हुए चिल्लाते हुए बुलाती है, हे सब उठो, भाई आ गए, जल्दी उठो। सभी अपनी आंख मलते हुए उठकर बैठ जाते हैं। सबको सच में इस वक्त बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। काव्या अव्यान पर गुस्सा होते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप अव्यान? कितने कॉल्स किए हम सब ने, आपने रिसीव क्यों नहीं किया? अव्यान काव्या को देखकर चुप ही रहता है। प्रीत उबासी लेते हुए कहती है, चलो ये सब छोड़ो और जल्दी से केक कट करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रीत की बात पर काव्या चुप हो गई। अव्यान, ध्रुवंश और आव्या ने एक साथ केक कट किया। अव्यान केक कट करके सबसे पहले अरुणी देवी के कमरे की ओर चला जाता है क्योंकि अरुणी देवी इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। वैसे भी उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। अव्यान अरुणी देवी को उठाता है। अरुणी देवी थोड़े वक्त के बाद उठ ही जाती है। अव्यान अरुणी देवी को केक खिलाता है। अरुणी देवी केक खाकर मुस्कुराते हुए अव्यान के सर पर हाथ रखती है और कहती है, आदि की तरह ही आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। अव्यान अरुणी देवी के हाथ को पकड़कर कहता है, और आप भी हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहिए परदादी। दरवाजे से सभी दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आव्या और ध्रुवंश भी अंदर जाती हैं। सभी परिवार बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर अब भी कुछ की नाराजगी और कुछ का दर्द खत्म नहीं हुआ था। शायद इन सब के लिए और भी वक्त था। खैर सब अब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अव्यान अपने कमरे में पहुंचता है। अव्यान ने नीचे ज्यादा किसी को केक नहीं खिलाई थी। अरुणी देवी, आदित्य, काव्या, आव्या और ध्रुवंश को ही केक खिलाई थी। प्रज्ञा बस इंतजार कर रही थी कि कब अव्यान उसे भी केक खिलाएगा, लेकिन आखिर में अव्यान ने प्रज्ञा को केक नहीं खिलाई। कुछ हफ्ते तो दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। प्रज्ञा रूठी हुई थी लेकिन एक बार भी अव्यान ने उससे बात नहीं की। प्रज्ञा कमरे में आकर चुपचाप सा बालकनी की डोर से सटकर खड़ी हो जाती है। वह अंधेरी रात में चमकती चांद को देख रही थी। उसे बहुत अजीब से ख्याल आने लगे थे। वह अव्यान पर गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन आज उसका बर्थडे था, इस वजह से वह बिल्कुल चुप ही रहती है। अव्यान कमरे में आकर दरवाजा बंद करता है और अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंक देता है। इतना करते ही उसकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है। उसे ऐसा खड़ा देखकर अव्यान उसकी ओर बढ़ जाता है। अव्यान जाकर प्रज्ञा के पीछे खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा को जब यह एहसास होता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। प्रज्ञा हद से ज्यादा हट हो चुकी थी। उसे सच में अव्यान का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अव्यान का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अजीब था। प्रज्ञा को बस एक बार ऐसा लगा था कि अव्यान उससे प्यार करता है। जब प्रज्ञा उससे डिवोर्स लेना चाहती थी और उसने सारी सच्चाई बताई थी, उसके बाद प्रज्ञा को ऐसा लगने लगा था जैसे अव्यान उसके साथ बस जबरदस्ती में रह रहा है। प्रज्ञा से इरिटेट हो रहा है। कुछ वक्त तक प्रज्ञा अपने ही पल में गुम रही। तभी अव्यान उसकी कमर को पकड़कर अपने आप से सटा लेता है। उसके ऐसा करते ही प्रज्ञा के आंसू अव्यान के हाथ में गिर जाते हैं। अव्यान को यह महसूस हो चुका था। अव्यान प्रज्ञा के कान में धीरे से कहता है,
क्या हुआ, मेरी बिहेवियर तुम्हें तकलीफ दे रही है? इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के कान में किस कर लेता है। प्रज्ञा के आंसू टपकते हुए फिर एक बार अव्यान के हाथ पर गिर जाती हैं। अव्यान प्रज्ञा के बाल को साइड करके उसके कंधे पर चीन रखकर कहता है, तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ होती होंगी जब मैं तुम्हें अपनी ही वजह से इतना दर्द में देखता हूँ। आई रियली डिसअपॉइंटेड टू यू सजनी। तुम्हें पता है मुझे न तुम्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के पेट पर पकड़ कस लेता है। अव्यान प्रज्ञा के कान पर फिर से किस करते हुए कुछ ऐसा कहता है जिससे प्रज्ञा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। जब 109 अव्या, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। प्रज्ञा के आंसू लगातार बह रहे थे, तभी अव्यान उसे अपनी ओर पलटकर उसके पल्लू को नीचे गिराता है, फिर उसके ब्लाउज को खोलकर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही प्रज्ञा के दिल के पास लिखा अव्यान का नाम दिखता है, उसके साथ प्रज्ञा का भी। अव्यान अब प्रज्ञा के हाथ को उठाता है और उसकी चूड़ी को खोलकर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही प्रज्ञा के हाथ पर अव्यान का नाम दिखता है। ये नाम का उसने टैटू नहीं बनाई थी, बल्कि उसने ब्लेड से ये सब कुछ लिखा था, वो भी बहुत गहरा कुरदते हुए। अव्यान को सच में इस वक्त प्रज्ञा के हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बहुत जोर से उसे थप्पड़ मारना चाहता था, क्योंकि ये सब करते हुए उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अव्यान किसी भी तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। अव्यान प्रज्ञा को देखते हुए कहता है, तुम्हारी इसी पागल हरकतों की वजह से देख लेना मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। प्रज्ञा सर झुकाए लेती है, उसके आंसू अब नीचे गिरने लगे थे। अव्यान प्रज्ञा की साड़ी को उठाकर उसे ढकता है, फिर कहता है, मेरे लिए दूसरों को चोट पहुंचा दिया, ये फिर भी ठीक कहे, लेकिन मेरे लिए खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो? मैं किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। प्रज्ञा अव्यान के आंखों में एक पल देखकर नजरें झुका लेती हैं। अव्यान आगे कहता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम भी मेरी मम्मा की तरह बनो। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है, हैरानी से अव्यान को देखने लगती है। अव्यान के आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन थे। अव्यान अब भी प्रज्ञा के ही आंखों में देख रहा था। वह कहता है, मेरे पापा जब उनसे बिछड़े तो उन्हें बस पापा का ही ख्याल आया। उन्हें ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि परिवार को खोने का दुख मुझे भी है, मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी, मुझे भी संभालने वाला चाहिए। लेकिन नहीं, वह ऐसी दुनिया में चली गई जहां मेरी आवाज कभी उनके पास नहीं पहुंची। इस वक्त अव्यान काव्या की शिकायत कर रहा था, अपनी काव्या से नाराजगी बता रहा था जो वह कभी दिखा नहीं पाया। अव्यान बीते दिनों को सोचते हुए कहता है, 1 साल भी हम ढंग से नहीं हुए थे, तब भी जब पापा गायब हो गए थे तो मम्मा को हम दोनों के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया। माँ तो मॉम श्रेष्ठा भी थी ना, मॉम के पास भी तो डैड नहीं थे, फिर वो ध्रुवंश का ख्याल रखने के लिए हिम्मत क्यों नहीं हारी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अव्यान की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है काव्या से। अव्यान प्रज्ञा के गाल को सहलाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मम्मा की तरह बनो, मैं बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ, ताकि जब हमारे बच्चे हों और मैं किसी वजह से तुमसे दूर हो जाऊं तो तुम हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, न कि उसे छोड़कर मेरे न होने के दर्द में डूबी रहूं। एक बच्चे को हमेशा अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है, उनके साथ की जरूरत पड़ती है, और जब वह नहीं मिलता न तब एक अनाथ जैसी फीलिंग आती है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरी तरह अनाथ जैसे जिए। उस बिछड़ाव के बाद मम्मा जब सदमे में गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अनाथ हूँ। मॉम थी जो मुझे संभालने के लिए आती थी, लेकिन मैंने कभी खुद को संभालने नहीं दिया, हमेशा दूरी बनाए रखी। अपनी फीलिंग बताते हुए अव्यान के आंखों में एक नमी सी दिखती है। अव्यान प्रज्ञा के कंधे को पकड़कर कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी तक फिजिकल नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे को अनाथ जैसी लाइफ नहीं दे सकता। जिस तरह मैंने बचपन गुजारा है उस तरह की लाइफ में अपने बच्चे को नहीं देना चाहता। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम हमेशा मेरे लिए पागल रहती हो, जबकि मैं तुम्हारा ही हूँ। प्रज्ञा को अव्यान की बातें काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो अव्यान के लिए पागल थी, ये बात सच था। अव्यान थोड़ा उससे दूर क्या हो जाता, वह कुछ न कुछ करके खुद को चोट पहुंचाती थी ताकि अव्यान उसके करीब रहे। प्रज्ञा को काफी कुछ रियलाइज होता है, पर उसके मन में एक सवाल उभर कर आ रहा था जिसको वह पूछ ही लेती है, इसका मतलब आप माँ से नाराज है? अव्यान इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे इग्नोर करके एकदम से कहता है, मैंने तुम्हें केक नहीं खिलाए हैं न? प्रज्ञा समझ चुकी थी कि अव्यान अभी सब बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए ही वह बस धीरे से हाँ में सर हिला देती है। अव्यान प्रज्ञा को बालकनी के दरवाजे से अंदर ले जाता है। वह कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है, वह बॉक्स खोलता है तो उस पर कपकेक मौजूद था।
अव्यान कपकेक निकालकर प्रज्ञा के मुंह की ओर बढ़ा देता है। प्रज्ञा मुंह खोलती है। अव्यान उसे पूरा केक खिला देता है, लेकिन प्रज्ञा उसे खाती उससे पहले अव्यान उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। अव्यान ने प्रज्ञा के मुंह में केक तो डाल दिया, लेकिन वह खा नहीं सकती थी क्योंकि अव्यान उसके होठों को अपने होठों से बंद करके किस करने लगा था। अव्यान की हरकत से प्रज्ञा काफी ज्यादा शॉक थी। वह खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अव्यान उसके होठों को छोड़ता है, फिर अपने होंठ पर लगी केक को हटाते हुए कहता है, केक से ज्यादा तुम्हारे होठों का टेस्ट अच्छा है। प्रज्ञा अब मुंह का केक खाते हुए अव्यान को देखने लगती है। 2:30 बजे के करीब आव्या का फोन रिंग होता है। कुछ देर की रिंग के बाद आव्या की नींद टूट जाती है। वह नींद में ही अपने फोन को रिसीव करके थोड़ा चिढ़कर बोलती है, कौन हो यार, दिन को वक्त नहीं मिला जो रात को परेशान करने आ गए। उसके इतना बोलते ही उधर से आवाज आती है, बकवास बंद करो बेबी गर्ल और जल्दी नीचे आओ। आव्या आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है और टाइम देखकर मुंह बना लेती है। वह मुंह बिगाड़े कहती है, क्या तुम्हें आधी रात को दोहरे पड़ते हैं? इस वक्त अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। रुद्र सख्त आवाज में कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद जो मैं करूंगा उसका इंजाम मुझ पर मत लगाना। कहते ही रुद्र कॉल कट करता है। रुद्र अपकार पर पैर रखकर सिगरेट के कस लेने लगता है। रुद्र सिगरेट के धुएं को उड़ा ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है, लो आ गई, बताओ मुझे क्यों बुलाया। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो आव्या को पाता है, जिसने अब तक ढंग से आंखें नहीं खोली थी। आर यू स्लीपिंग बेबी गर्ल? रुद्र जैसे ही ये पूछता है आव्या को सिगरेट की स्मेल आती है। वह अपनी आंखें खोलती है। रुद्र को स्मोकिंग करता देखकर आव्या उसे बुरी तरह से बड़ी उड़ती है। आव्या थोड़ा गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था न स्मोकिंग करने से। रुद्र सिगरेट देखता है और फिर उसकी लंबी कस लेकर कहता है, सो व्हाट बेबी गर्ल, तुमने मना किया, मैंने सुन लिया, मानना न मानना माय चॉइस। इतना कहते ही वह आव्या को ऊपर से नीचे देखता है। आव्या इस वक्त नाइट ड्रेस में थी और बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। आव्या कहती है, सिगरेट फेंको, मैंने कहा फेंको। कहकर आव्या रुद्र से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़कर पूरी सिगरेट आराम से खत्म करता है, फिर नीचे गिराकर पैर से कुचल देता है। आव्या रुद्र को गुस्से से घूर रही थी। रुद्र आव्या के गाल पर अचानक ही किस करके कहता है, लुकिंग वेरी क्यूट बेबी गर्ल, चलो कार में बैठो। आव्या उसे कुछ पल तक घूरती रहती है, फिर सवाल करती है, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? रुद्र कार के ड्राइविंग सीट पर बैठता है और चलो कहता है। आव्या फिर से टाइम देखकर उबासी लेते हुए कहती है, इतनी रात को मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। आव्या घर जाने की पलटती है, तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींचता है और अपने गोद में बैठाकर कार का दरवाजा बंद करता है। आव्या रुद्र का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखे कहता है, टुडे इज योर बर्थडे बेबी गर्ल, सो मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। सुबह नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना है। अम्मा रात को भी मुझे कुछ टाइम चाहिए, सो मैनेज करके आ जाना। रुद्र की बात सुनकर आव्या को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वह उसके गले में बाहें डालकर उसके सीने पर सर रख लेती है। रुद्र अब कार स्टार्ट करता है, पल भर में उसकी कार वहां से गायब हो जाती है। सुबह अप्रीता हॉट पैंट और एक टी शर्ट पहनी हुई अपने बालों को पोंछते हुए हॉल से बाहर जा रही थी। उसकी आदत ही ऐसी थी कि वह कभी एक जगह पर ठहरकर कुछ काम नहीं करती थी। अप्रीता दरवाजे से बाहर खड़ी होकर अपने बाल पोंछने लगती है। रॉनी भी अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। रॉनी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, अप्रीता अपने बालों को झटकती है, जिससे रॉनी के चेहरे कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं। अप्रीता उसे मुड़कर देखती है। रॉनी भी अप्रीता को देखता है। अप्रीता रॉनी के चेहरे पर पानी की बूंद देखकर थोड़ा चिढ़कर कहती है, अंधे हो क्या? साइड होने के लिए नहीं बोल सकते थे? रॉनी उसके चेहरे को देखकर अपनी नजरें हटाकर बिना कुछ बोले अंदर जाने के लिए मुड़ता है, पर तभी अप्रीता फिर से उससे कहती है, ओह हेलो, गूंगे हो क्या? कुछ तो जवाब दो। रॉनी एक पल रुकता है, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अप्रीता उसे ऐसा जाता देखकर खुद से कहती है, अजीब ही इंसान है। बोलते हुए अब वह खुद में बड़बड़ाने लगती है। रॉनी और अप्रीता को उस दिन जो होटल में हुआ था, उस वक्त दोनों ने ही एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखा था, बस आंखें देखी थी, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। रॉनी आज ही पटना से अव्यान की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर लौटा था। कुछ देर बाद ही अर्जुन के साथ बात करते हुए रॉनी बाहर निकलता है। उसी वक्त अप्रीता भी अंदर जाने को होती है। रॉनी को अपने पापा के साथ देखकर अप्रीता की भौहें चढ़ जाती है। अर्जुन तुरंत ही रॉनी को अप्रीता से मिलवाते हुए कहता है, रॉनी, ये मेरी बेटी है, तुम्हें याद तो होगा ना?
रोनी एक नज़र अप्रीता को देखकर ही फिर अर्जुन को देखकर हाँ में सर हिलाकर कहता है, हाँ याद है, इसी की वजह से एक दिन मुझे अपने डैड से मार पड़ी थी। अर्जुन को जैसे ही ये याद आता है वह हंसने लगता है। अप्रीता तो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। अर्जुन हंसते हुए कहता है, इसके लिए कोई दुश्मनी तो नहीं निकालोगे न इससे। रोनी अर्जुन को देखकर स्माइल करता है और वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता था अर्जुन मजाक कर रहा है। उसके जाते ही अप्रीता उसे जाते हुए देखकर कहती है, कौन है ये डैडा और मेरी वजह से इसे मार क्यों पड़ी। अर्जुन हंसते हुए किसी दोस्त की तरह अप्रीता के कंधे पर हाथ रखता है और अंदर की ओर ले जाते हुए कहता है, चलो बताता हूँ। अर्जुन और अप्रीता जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं उन्हें देखकर प्रीत चिल्लाती है, सर्वनाश हो इस लड़की का, फिर बाल भींगा कर घूम रही है यहाँ पर। फिर बोलोगी मम्मा ठंड लग रही है। प्रीत बोलते ही अप्रीता को घूरती है। प्रीत को देखकर अप्रीता और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों इशारा करते हैं। अर्जुन पलके झपकाते हुए तुरंत प्रीत की कमर पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। प्रीत हड़बड़ा जाती है और अप्रीता मुंह पर हाथ रखे हंसने लगती है, जिसकी आवाज किसी को नहीं आ रही थी। अर्जुन प्रीत के बाल को प्यार से पीछे करते हुए कहता है, हाय ये तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुबह सुबह सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। इतना कहते हुए अर्जुन अप्रीता को जाने का इशारा करता है। अप्रीता जल्दी से वहां से भाग जाती है। अगर वह अभी रुकती तो प्रीत उसे बहुत ज्यादा सुनाती, इसलिए अप्रीता को बचाने के लिए अर्जुन प्रीत का ध्यान डाइवर्ट कर देता है। वही प्रीत हमेशा की तरह दोनों के जाल में फंस जाती है। जब 110 द एंड, रात का वक्त, एक होटल में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी, तीनों के बर्थडे और सभी फैमिली के मिलने की खुशी में। पार्टी हॉल पूरी तरह से भरी हुई थी। उसमें सभी ने अपने अपने रिलेटिव और दोस्तों को बुलाया था। एक एक करके सबकी एंट्री होती जा रही थी। सबसे पहले तो आदित्य और काव्या के एंट्री होते ही एक अलग ही माहौल सा छा जाता है। आदित्य ने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट के साथ ब्लैक पैंट पहनी थी। वह अभी भी बहुत ज्यादा हॉट लगता था। काव्या ने भी आदित्य के मैचिंग ब्लैक साड़ी पहनी थी। उसकी भी खूबसूरती कुछ कम नहीं थी। दोनों बहुत ज्यादा परफेक्ट कपल लग रहे थे। उसके बाद अव्यान और प्रज्ञा की एंट्री होती है। उन्होंने भी थीम के हिसाब से ब्लैक ही पहना था। आज उन दोनों की जोड़ी पार्टी में चार चांद लगा रही थी। अव्यान ने प्रज्ञा के कमर को होल्ड करके रखा था, जो भी किंग की तरफ से आए थे। वो सब काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके थे क्योंकि उनके हिसाब से तो प्रज्ञा ध्रुवंश की वाइफ है। फिर एंट्री होती है ध्रुवंश और आव्या की। आव्या ने एक लॉन्ग गाउन पहनी थी जिस पर वह चल नहीं पा रही थी, इसलिए ध्रुवंश ने उसे गोद में उठा रखा था। ध्रुवंश आव्या को गोद में लेकर जैसे ही पहुंचता है सबको और एक बार झटका मिलता है। इसी तरह से सभी की एक एक करके एंट्री होती है। सभी अपने अपने बातों में लग जाते हैं। कुछ वक्त ही बीते थे। एक लड़की हॉल में एंट्री करती है। सिंपल सी मेकअप और एक शॉर्ट ड्रेस में उसकी हॉटनेस बहुत ही ज्यादा दिख रही थी। आव्या की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वह अपने गाउन को संभालकर उसकी ओर जल्दी से जाती है। आव्या के होठों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर खुशी। आव्या उसके पास पहुंचते ही उसके गले लग जाती है। ये लड़की और कोई नहीं कयारा थी। कयारा आव्या को देखते ही मुस्कुराते हुए उसे विश करती है, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आव्या उससे गले लगकर थैंक कहकर फिर कहती है, कहाँ चली गई थी काय? एकदम से गायब ही हो गई थी। आव्या के सवाल से कयारा मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, मेरे अमीर बाप के चोचले सहने। आव्या ये सुनकर अलग होकर हंसने लगती है। आव्या कयारा को सभी से मिलाती है, फिर एक साइड में खड़ी हो जाती है। कयारा अपनी नजरें इधर से उधर घुमाए कहती है, तुम्हारा वो भाई कहाँ है? आव्या कयारा को देखती है। वही कयारा ध्रुवंश को खोज ही रही थी। तभी उसकी नजर एक ओर जाती है। ध्रुवंश बार काउंटर में खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। आव्या भी ध्रुवंश को देख लेती है। रुक अभी मिलकर आती हूँ, इतना कहते ही कयारा ध्रुवंश की ओर बढ़ जाती है। कयारा उसके पास पहुंचते ही बार काउंटर पर पीठ सटाकर खड़ी हो जाती है और ध्रुवंश के हाथ का ड्रिंक ले लेती है। ध्रुवंश कयारा को ऊपर से नीचे तक देखता है। कयारा ध्रुवंश का ड्रिंक खुद ड्रिंक करते हुए उसे देखने लगती है। ध्रुवंश उसे देखकर दूसरी ओर चला जाता है क्योंकि उसे कयारा से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। कयारा बस उसे देखती हुई फीकी सी स्माइल लिए खड़ी रहती है। उसे पता था कि ध्रुवंश उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि ध्रुवंश के पीछे पीछे जाकर उससे बात करने के लिए भीख मांग। कुछ वक्त बाद अव्यान, आव्या और ध्रुवंश केक कट करते हैं। पूरे हॉल में बर्थडे और क्लिपिंग्स की आवाज गूंजे जा रही थी। आदित्य, काव्या और ध्रुव श्रेष्ठा को तीनों ही केक खिलाते हैं। पूरे हॉल में बहुत ही खुशी का माहौल था। काव्या आदित्य के बहुत करीब खड़ी थी और इस वक्त को खुशी से जी रही थी।
प्रन्या के माँ पापा भी आए हुए थे। प्रन्या उनसे मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि काफी वक्त हो गया था उनसे मिले हुए। भले वो दोनों ने उन्हें जन्मा नहीं था पर उसे पाला, उसे इतना प्यार दिया। पार्टी चल ही रही थी तभी हॉल के सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं। हॉल में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर अचानक क्या हुआ, जिससे हॉल में एकदम से शोर होने लगा था। तभी एक मधुर सी आवाज पूरे पार्टी हॉल में शांति सी फैला देती है। गाने की आवाज धीरे धीरे आ रही थी और इस गाने के बोल थे, तेरी सांसों की सांसों में जो हूं तो मैं हूं। गाने के साथ एक स्पॉटलाइट पड़ती है। स्पॉटलाइट में अव्यान खड़ा था। उसे देखकर सब हैरान थे। प्रन्या देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तेरे ख्वाबों की आंच में जो हूं तो मैं हूं, अव्यान गा रहा था और उसकी नजरें बस प्रन्या पर थी। जितना सब हैरान थे उतना ज्यादा खुश थी। स्वर्णा प्रन्या के कंधे पर कंधा मारते हुए टिस करती है, जिससे प्रन्या की शर्म से नजरें झुक जाती हैं। अव्यान स्टेज से उतरते हुए प्रन्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रन्या नजरें उठाकर अव्यान को देखती है। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना। गाते हुए अव्यान प्रन्या का हाथ पकड़कर अपने कदम पीछे करते हुए स्टेज की ओर बढ़ रहा था। वह अपनी आंखें प्रन्या के आंखों में डाला हुआ था। स्टेज में पहुंचते ही अव्यान दोनों घुटनों के बल बैठकर प्रन्या का एक हाथ पकड़ लेता है। तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ। दोनों की नजरें बस एक दूसरे में मिली हुई थी। माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। कुछ हैरान, कुछ खुशी और कुछ मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। अव्यान का गाना खत्म होते ही शांति फैल जाती है, लेकिन म्यूजिक धीमी धीमी अब भी चल रही थी। अव्यान प्रन्या के आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, शिकायत बेरुखी, न जाने कितने ही जज्बात साथ जी लिए हैं हमने। हर पल तुम्हारी आंखों में ऐसे जज्बात देखता आया हूँ जिसमें बस तुम्हारी उदासी और नाराजगी है। इस बात की उदासी कि तुम दुनिया के सामने मेरे नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ी हो, और इस बात की नाराजगी कि मैंने तुम्हें अभी तक अपने नाम से क्यों नहीं जोड़ा। अव्यान बोलता जा रहा था और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। पूरी दुनिया ये देख रही थी। ये सब कुछ अव्यान ने ही किया था। अव्यान आगे कहता है, आज मैं तुम्हारी सारी उदासी, सारी नाराजगी को खत्म करने के बारे में एक पल नहीं सोचूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अव्यान कहता है, तुम मेरी मोहब्बत हो उस पल से जब से तुम इस दुनिया में आए हो। प्रन्या का दिल अब काफी जोरों से धड़कने लगा था। वही बहुत कोई अव्यान के ये बोलने से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सभी के लिए तो अब भी प्रन्या सहस्त्रा ही थी। अव्यान सहस्त्रा को उस पल से चाहता है जब वो आई थी। ये उसके परिवार में से कोई समझ नहीं पाया। अव्यान रोनी को इशारा करता है तो पर्दे पर प्रन्या की बचपन से लेकर बड़ी होने तक की एक एक करके तस्वीरें दिखने लगती हैं। प्रीत ये सब जब देखती है तो उसकी नज़र प्रन्या पर चली जाती है। प्रीत की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वही सबकी नज़रें उन तस्वीरों से होकर अब प्रन्या पर जाती हैं। सब प्रियंस और अनन्या के प्यार की निशानी को पहचानने की कोशिश करने लगे थे। अव्यान अब खड़ा होता है और प्रन्या की कमर पर हाथ रखकर अपने करीब कर लेता है। बहुत कोई कंफ्यूज थे, जो क्लियर करते हुए अव्यान बोलता है, किसी रीजन से मेरी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी छिपाकर रहना पड़ा। जैसे ही सबके कानों में जब ये बात आती है तो जैसे एक तबाही सी मच जाती है। प्रियंस राठौर के एक्टिंग की पहले बहुत चर्चे हुआ करते थे। आज भी उसके बहुत सारे फैंस थे जिन्होंने प्रियंस को अब तक अपने दिलों में जिंदा रखा हुआ था। किसी किसी को ये पता थी कि प्रियंस राठौर मर चुका है और बहुत से लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। अव्यान अब सबकी ओर देखते हुए कहता है, अव्यान के इस तरह खुद के साथ नाम जुड़ने से प्रन्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस दिन का उसे कब से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया ने जान लिया कि यह प्रन्या राठौर है और अव्यान सिंघानिया की वाइफ है। अव्यान अब प्रन्या के सामने खड़ा होता है और प्रन्या की आंखों में बसी नमी को देखकर कहता है, आए। प्रन्या इतनी ज्यादा भावुक हो जाती है कि वह झट से अव्यान के गले लग जाती है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट एक साथ बजती है। काव्या की भी इस वक्त आंखें नम थी। उसने जिसे चुना था आखिरकार अव्यान ने उसी को अपनी जीवन साथी बना लिया। खुशी आज दुगुनी हो चुकी थी। उनके परिवार का एक सदस्य जो बढ़ गया था। हिमांशु और दिया भी ये सब कुछ देख रहे थे। हिमांशु ये सब सुनने के बाद दिया को देखता है। दिया के चेहरे पर बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर हिमांशु एक पल के लिए डर जाता है, पर वह तुरंत ही अपने डर को काबू में करके छुपा लेता है। दिया एक नज़र पूरे सिंघानिया को देखकर वहां से निकल जाती है। हिमांशु भी जल्दी से उसके पीछे चला जाता है। पार्टी की रौनक हर वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। अब सब प्रन्या से मिलते हैं। प्रन्या आज हद से ज्यादा खुश थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अव्यान बस प्रन्या की खुशी से भरे इन चेहरे को देखने में डूबा हुआ था।
प्रीत तो प्रज्ञा से मिलकर रो ही देती है। उस वक्त एक भावुक सा माहौल बन जाता है। इस खुशी के माहौल में कोई था जो काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। बहुत रात होने के बाद पार्टी खत्म होती है। अव्यान प्रज्ञा को लेकर कहीं जाना चाहता था तो वह चला गया। बाकी फैमिली घर चले गए। वहीं आव्या रुद्र के बोलने पर इसी होटल में रुक गई। रुद्र पार्टी में नहीं आया था क्योंकि उसे पार्टीज नहीं पसंद थी। रुद्र ने आव्या को एक कमरे में बुलाया था। आव्या उस ओर ही बढ़ रही थी। कमरे में पहुंचकर देखती है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था। आव्या ये देखकर कमरे से बाहर बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते अचानक ही आव्या के कदम रुके। उसे एक कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खुला था जिस वजह से आव्या को उस इंसान की पीठ देख रही थी। आव्या गौर से देखती है तो वह इस पीठ को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती थी। आव्या हल्का सा दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने रुद्र एक लड़की के साथ था पर उसका चेहरा रुद्र के शरीर की वजह से छिपा हुआ था। वह लड़की दीवार से सटी थी और एक हाथ रुद्र के कंधे पर रखी हुई थी। दोनों को देखकर साफ पता लग रहा था कि रुद्र उसे किस कर रहा है। ये सब देखकर आव्या के पैर एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। आव्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल जैसे टुकड़ों में बट चुका था। आव्या दीवार को पकड़कर सहारा लेते हुए खड़ी होती है। अब भी उसकी नजरें सामने ही थी। रुद्र अब उस लड़की की कपड़े निकालकर बेड पर फेंक देता है। इससे तो आव्या के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। आव्या अपने मुंह पर हाथ रखे अपने कदम पीछे पीछे करते हुए जाने लगती है। आव्या बहुत जोर से रोना चाहती थी इसलिए ही उसने अपने मुंह पर हाथ रखी थी। आव्या दौड़ती हुई वहां से जाती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आव्या को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसके लिए सहना मुश्किल होता जा रहा था। आव्या होटल के बाहर जाकर कार में बैठती है और रोने लगती है। कार वहां से जाती तो है और आव्या पीछे बैठी अपने आंखों के सामने हुई इंसिडेंट को याद करते हुए लगातार बस रोती जा रही थी। वहीं आव्या की जाती कार को देखते हुए कुछ दूर पर खड़ा रुद्रांश अजीब सी स्माइल लिए ड्रिंक करते हुए कहता है।